गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परागण के बारे में आपको विधिवत समझाया था और उसका नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया था। परागण क्रिया को आप विधिवत समझ चुके होंगे, जिसमें आपको बताया था कि जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो फिर पराग कोश का स्फुटन हो जाता है। पराग कोश के स्फुटन के परिणाम स्वरूप परागकण किसी भी माध्यम से या स्वयं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी जात के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परागण के दो प्रकार बताए थे, स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें बताया था कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव होती है। और फिर परपरागण बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन या इसे एलोगैमी के नाम से जाना जाता है। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, अतः दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं, चाहे वे एक लिंगी हों या फिर द्विलिंगी हों। परपरागण क्रिया का मुख्य लक्षण है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जात के दो पौधों का होना आवश्यक है। फिर परागण के विभिन्न प्रकार के आपको टाइप्स बताए थे। पहले स्वपरागण और परपरागण में परागण क्रिया को बांटा गया है, और परपरागण में फिर वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण और कृत्रिम परागण में बांटा जा सकता है। जल परागण के उदाहरण आपको सेरेटोफिल्लम, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला बताया था। वायु परागण में मक्का, रूमेक्स, चीड़ बताया था। और जंतु परागण के फिर विभिन्न प्रकार थे, जिसमें कीट परागण, एंटमोफिली, पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली, घोंघा परागण, मेलेकोफिली, चींटी परागण, मिर्मिकोफिली, चमगादड़ परागण, कैरेप्टोफिली। इस तरह से कई सारे जंतु परागण के प्रकार बताए थे। अब परागण की क्रिया हो गई, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसका अंकुरण होता है। तो आगे की प्रक्रिया को अब हम इस आज के वीडियो नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण कैसे होता है। वर्तिकाग्र पर अनेक परागकण पहुंच सकते हैं, परंतु उनमें सभी अंकुरित होकर निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेते। कभी कभी दोनों सक्रिय युग्मक नर या मादा भी बीज का निर्माण नहीं कर पाते, तब इसे हम लैंगिक असंगतता या सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वहां पर पहुंचकर सक्रिय और तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाता है और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले फूली हुई नली कोशिका का अंतःचोल, जिसे इंटाइन बोलते हैं, बाह्यचोल एग्जाइन में स्थित किसी एक जनन छिद्र या जरपोर से एक पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। पराग नलिका की लंबाई वर्तिका नलिका की लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए अंडाशय में स्थित बीजांड के पास पहुंच जाती है। इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, पुष्प के मादा भाग में स्टिग्मा, स्टाइल
और ओवरी को दर्शाया गया है। आप देखिएगा वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन या परागकण पहुंच करके उसकी वर्तिकाग्र से चिपक जाता है और यहाँ पर फिर एक पराग नली का विकास होता है। पराग नली वर्तिका के माध्यम से बढ़ती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है और फिर अंडाशय में प्रवेश करके यहाँ पर पराग नली के अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूजन करके निषेचन करके जायगोट का निर्माण करता है, जिसे आगे इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अब जब वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है, पराग नली बन जाती है, तो पराग नली किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। इसके प्रवेश के 3 रास्ते हो सकते हैं। अंडाशय के समीप पहुंचने पर पराग नलिका भित्ति से होकर बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर वृद्धि करती है और बीजांड द्वार में से बीजांड में होती हुई अंत में भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश 3 अलग अलग स्थानों से हो सकता है। जब पराग नली बढ़ती हुई आगे अंडाशय की तरफ जाती है तो बीच में ही पराग नली में जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, जनन केंद्रक होता है, उसमें विभाजन होता है और विभाजित होकर वह 2 नरयुग्मक या मेल गैमीट बना लेता है। बीजांड में पराग नली का प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है अंडद्वारी प्रवेश, जिसे हम पोरोगैमी कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के निषेचन को अंडद्वारी निषेचन या पोरोगैमिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का निषेचन होता है और इसी प्रकार का प्रवेश होता है। तो पहला कहलाता है अंडद्वारी प्रवेश। किसको बोलते हैं? जब पराग नली बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश करती है, जैसे कि लिली में। दूसरा है चैलेजोगैमी या निभागी प्रवेश। इसमें पराग नलिका अंडद्वार की ओर से प्रवेश करने के बजाय बीजांड के निभागी सिरे या चैलेजा की ओर से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तब इस प्रकार के निषेचन को निभागी निषेचन या चैलेजोगैमिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा प्रवेश अर्टिका, ओक, बेटुला आदि पौधों में होता है। और तीसरा होता है कमलोदंग भेदी प्रवेश या मीजोगैमी या मध्य प्रवेश भी कह सकते हैं। कुछ पौधों में जैसे वालनट, बेटुला, केजुराइना में पराग नली चलाजा द्वारा पराग नली अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है। तो जब अध्यावरण को यानी इंटेगुमेंट को तोड़ करके प्रवेश करती है तो इसे मीजोगैमी के नाम से जाना जाता है। जैसे कुकरबिटा में पराग नली इंटेगुमेंट्स को भेद कर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो ऐसा प्रवेश मीजोगैमिक प्रवेश या मीजोगैमिक फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब पराग नली का प्रवेश भ्रूणकोश में हो गया, 3 तरह से हो गया, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। अब भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, इसे समझना है। बीजांड में पहुंचकर पराग नली बीजांडकाय या न्यूसेलस को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंच जाती है। यहाँ पर अंडोपकरण या एगरपेटस में एक सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल का स्राव पराग नली के अंतिम सिरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पराग नली
किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त परागनली कभी कभी अंड कोशिका एवं एक सहायक कोशिका के बीच से होकर या सहायक कोशिका एवं भ्रूण कोश की भित्ति के बीच से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। भ्रूण कोश की किसी भी एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात परागनली का शीर्ष विघटित हो जाता है या इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र बन जाता है, जिससे परागनली में पाए जाने वाले सारे पदार्थ अर्थात दोनों नर युग्मकों के साथ बाहर आ जाते हैं। विघटित सहायक कोशिका से एक एक करके दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों नर युग्मक निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने के बाद नर एवं मादा युग्मकों का समेकन होगा। ऐसे समेकन को हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया एक विशेष घटना है जो कि आवर्तबीजी पौधों में यानी एंजियोस्पर्मी प्लांट में देखने को मिलती है। इसकी खोज नमासिन द्वारा 1898 में फ्रिटिलेरिया और लिलियम पौधों में की गई थी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? तो एसजी नवासिन ने 1898 में फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधों में इसको खोजा था। निषेचन के समय परागनलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक एग सेल या अंड कोशिका से संयोजन करके एक जायगोट का निर्माण करता है। ऐसे निषेचन को सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जननिक निषेचन के नाम से जाना जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। युग्मनज बन जाता है जो डिप्लॉयड होता है, जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक त्रिगुणित या ट्रिप्लॉयड केंद्रक बना लेता है। इसके निषेचन के परिणाम स्वरूप प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या संक्षिप्त में PEN बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तब इस क्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसी कारण से एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाए जाने वाले इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। द्विनिषेचन में संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों आते हैं। त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है और यही भ्रूणपोष भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप या निषेचन हो जाने के बाद सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स अर्थात सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आप इस डबल फर्टिलाइजेशन की विभिन्न अवस्थाओं को इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि परागकण स्टिग्मा पर पहुंच चुका है। वहां पर परागनली बनती है। परागकणों के अंकुरण के परिणाम स्वरूप परागनली के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक एग सेल या अंड कोशिका से समेकित होता है, परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN या भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। दूसरे स्टेज में आप देख रहे हैं किस प्रकार से पराग नली से दोनों नर युग्मक बाहर की तरफ निकल आते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जो नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचित होता है वह जाइगोट बनाता है, और दूसरा नर युग्मक जो द्वितीयक केंद्रक से समेकित होता है वह इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार से निषेचन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन, और 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार से निषेचन की क्रिया हो गई, अर्थात प्रथम नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ जाइगोट बनाता है और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर प्राथमिक इंडोस्पर्म केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। निषेचन के बाद अब क्या होगा, निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, अब ये समझना है। तो पहला है भ्रूण एवं इसका विकास, दूसरा भ्रूणपोष का विकास, और तीसरा बीज और फल का निर्माण। इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या इसे हम एम्ब्रियोजनी कह सकते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं, ये 3 आप देख रहे हैं। से पहला है भ्रूण एवं इसका विकास। संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। यह जाइगोट कुछ विश्राम अवस्था के पश्चात भ्रूण बनाता है। जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को हम एम्ब्रियोजनी के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोजनी का अर्थ हुआ भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडन्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडन्स पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं तो समान होती हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफ़ी भिन्नताएं आ जाती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स। तो द्विबीजपत्रियों में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस में गहन रूप से किया गया है। सबसे पहले युग्मनज, जो कि अब द्विगुणित संरचना होती है, डिप्लॉयड होती है, आकार में बड़ी होकर ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, अनुपस्थ विभाजन द्वारा एक बड़ी आधार कोशिका या बेसल सेल और एक छोटी अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल का निर्माण करती है। आधार कोशिका माइक्रोपाल की तरफ और अंतस्थ कोशिका चलाजा की तरफ होती है। अंतस्थ कोशिका को भ्रूणी कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल तथा आधार कोशिका को सस्पेंसर सेल या निलंबक सेल कहते हैं। आधार कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन तथा अंतस्थ कोशिका एक उदग्र विभाजन द्वारा विभाजित होकर टी के आकार का 4 कोशिकीय बाल भ्रूण का निर्माण करती है। निलंबक कोशिका कई अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा विभाजित होकर 6 से 10 कोशिका लंबी एक तंतुमय रचना, जिसे सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं, बना लेती है। निलंबक भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर धकेलता है। प्रो एम्ब्रियो के पास स्थित निलंबक की सबसे निचली कोशिका, जिसे हाइपोफाइसिस या अधा स्फीतिका कहते हैं, बन जाती है। यही कोशिका आगे विभाजन करके मूलांकुर या रेडिकल के शीर्ष को जन्म देती है। निलंबक का प्रमुख कार्य बीजांडकाय से भोजन को अवशोषित करके विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। अधा स्फीतिका के नीचे की ओर 4 कोशिकाएं अधराधर कोशिकाएं या हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं। इसके नीचे 4 कोशिकाएं अध्याधर या एपीबेसल सेल के नाम से जानी जाती हैं। अधराधर या हाइपोबेसल कोशिकाओं से मूलांकुर या रेडिकल और अधोबीजपत्री हाइपोकोटिल तथा अध्याधर कोशिकाओं से
अध्यादर कोशिकाओं का मतलब इपीबेसल सेल से प्लीम्यूल या प्रांकुर और बीजांड बनते हैं। वृद्धि और विभाजन द्वारा भ्रूण अब कुछ हृदयाकार हो जाता है, हार्ट शेप्ड हो जाता है। भ्रूण में उपस्थित सभी ऊतक मेरिस्टेमेटिक होते हैं, विभज्योतिकी होते हैं। हृदयाकार भ्रूण की दोनों शीर्ष पालियां वृद्धि करके दो बीजपत्र या कॉटिलीडन का निर्माण करती हुई नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। भ्रूण के दोनों बीजपत्र एक अक्ष के साथ जुड़े रहते हैं, जिसे हम भ्रूणी अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। भ्रूणी अक्ष के अग्र सिरे पर प्लीम्यूल या प्रांकुर और पश्च सिरे पर मूलांकुर या रेडिकल होता है। इस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन सामान्य प्रकार का है। जैसा कि हमने बताया कि ये भ्रूणी परिवर्धन की घटनाएं क्रूसीफेरी कुल, जिसे हम ब्रेसिकेसी कुल के नाम से जानते हैं, उसका सदस्य है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, उसमें किया गया है। और भ्रूणी परिवर्धन के संबंधित डायग्राम अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। किस प्रकार हुआ? सबसे पहले एक शेप में होता है, फिर यह 2 सेल्ड बन जाता है एपिकल सेल और बेसल सेल में, फिर आक्टाइंट हो जाता है, फिर ग्लोबुलर शेप में आता है, फिर ट्रायंगुलर शेप में आता है, फिर हार्ट शेप में आकर के टार्पिडो शेप में परिवर्तित होता है, और फिर लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो आप देख सकते हैं, जिसमें बाहरी परत एपिडर्मिस है, अंदर की तरफ ग्राउंड टिश्यू भरा हुआ है और वैस्कुलर टिश्यू हैं, और अंतिम सिरे पर 2 भाग बटे हुए हैं, जिन्हें हम कॉटिलीडन्स कहते हैं। चूँकि यह द्विबीजपत्री तने के भ्रूण का द्विबीजपत्री भ्रूणी विकास है, इसलिए इसमें 2 कॉटिलीडन्स आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इस प्रकार से बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित होता है। प्रत्येक बीज के 2 फंडामेंटल पार्ट होते हैं, जिसे मूलांकुर और प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ों का विकास और प्रांकुर से तने का विकास होता है। अर्थात बीज के 2 फंडामेंटल पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से जड़ों का विकास और प्रांकुर से तने का विकास होता है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोटिलीडन्स आपने देखा कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणी परिवर्धन की क्रियाएं होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियोजनी किस प्रकार से होती है, अब अगले वीडियो के माध्यम से हम इसकी अगली घटनाओं के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं बातों को हम बोर्ड में समझाते हुए जल्द ही वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।